हेलो प्यारी प्यारी बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास एक नई कक्षा, जिसमें हमारे पास है नया पाठ। तो हमारे पास आज है पाठ नंबर 13, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। तो बच्चों, शुरू करते हैं परिचय के साथ। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज लिंग व जाति के आधार पर बटा था। आइए पाठ पढ़कर जाने कि वे कौन से आधार थे जिन पर भारतीय समाज बटा था। तो मतलब बच्चों, हमारे भारतीय समाज के बारे में इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से 18वीं शताब्दी में हमारा जो भारत है समाज, भारतीय समाज, वो लिंग, जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग बटा हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि करीब 200 वर्ष पूर्व महिलाएं और बच्चे कैसा जीवन व्यतीत करते थे? क्या आप देखते हैं कि आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की अधिकतर लड़कियां स्कूल जाती हैं? उनमें से बहुत सी लड़कियां ऐसे स्कूल में पढ़ती हैं जहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। बहुत सी लड़कियां बड़े होने पर कॉलेज और विद्यालयों में भी जाती हैं और फिर शिक्षा प्राप्त करके अपनी योग्यता अनुसार विभिन्न नौकरियां भी करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना आवश्यक है तथा कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब ये प्रश्न आप अपने आप से पूछ के देखिए, जरा इमेजिन कीजिए कि लगभग 200 साल पूर्व, जो 200 साल पहले महिलाएं और बच्चे, उनकी अवस्था क्या रही होगी, किस तरीके का जीवन वो यापन करते होंगे। आजकल तो हम देखते हैं कि जो मध्य वर्गीय परिवारों की अधिकतर लड़कियां स्कूल जाती हैं। स्कूल में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं बिना किसी भेदभाव के, और बड़े होने पर, पढ़ाई पूरी होने पर कॉलेज जाती हैं। ठीक है। और कॉलेजों के बाद उनकी जब जो पढ़ाई है वो पूरी हो जाती है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो क्या करती हैं, अपनी योग्यता अनुसार अलग अलग फील्ड में अपनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए वह आवेदन करती हैं और वहां नौकरियां करती हैं। इन सब के लिए वह क्या है बच्चों, आज स्वतंत्र है। इसके अलावा कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना आवश्यक है। अगर कोई बालिका बालिग नहीं है तो आप कानूनन उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से वह शादी कर सकती है कानून के अनुसार, क्योंकि हमारे संविधान में जाति भेद को नकारा गया है। विधवा औरतें भी पुनः शादी कर सकती हैं हमारे भारतीय कानून के अनुसार। पुरुषों की भांति महिलाओं को भी वोट डालने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। जिस प्रकार पुरुष जो है वोट डालते हैं, वोट डालने का अधिकार उन्हें दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। और इस वोट के द्वारा वह अपनी चयन सरकार, मनपसंद व्यक्ति को, उम्मीदवार को जिता सकते हैं। हालांकि सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं। ऐसी भी अभी भी बच्चों बहुत सारी हमारे भारत में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अभी भी अपने इन सभी अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती है, वंचित है इन अधिकारों से। तो गरीबों को शिक्षा के अवसर मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं अथवा कभी कभी मिल ही नहीं पाते। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहां लड़कियों को अपनी इच्छा अनुसार वर चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। बच्चों देखिए, ऐसा हमारा एक गरीब तबका होता है हमारे समाज में जो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, और कभी कभी तो शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाता है। अभी भी हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति ऐसी है कि कई परिवार ऐसे हैं अभी भी कि वह अपनी मर्जी से लड़की को शादी नहीं करने देते हैं। अपनी मर्जी, घर वालों की मर्जी से ही लड़की को शादी करनी पड़ती है। ठीक है। अब देखिए, 200 वर्ष पूर्व स्थितियां बहुत अलग थीं। उस समय अधिकतर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी चिता के साथ जिंदा जला देने की प्रथा थी, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अपनी इच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई स्त्रियों को सती कहकर महामंडित किया जाता था।
सती शब्द का मतलब है सदाचारी स्त्री। संपत्ति पर भी औरतों के अधिकार सीमित थे। उस समय महिलाएं प्राय शिक्षित नहीं होती थी। देश के बहुत से भाग ऐसे थे जहां लोगों का मानना था कि यदि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाएगा तो वे शीघ्र ही विधवा हो जाएंगी। देखिए बच्चों, ये हमारे 200 साल पहले हमारे समाज का बहुत बड़ा मिथ था। ठीक है, इसमें यह अंधविश्वास था कि अगर लड़कियों को बच्चियों को पढ़ा लिखा दिया जाएगा बहुत ज्यादा तो क्या होगा, वह विधवा हो जाएंगी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा अंधविश्वास था। अब पहले बच्चों 200 साल पहले बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, बालिग होने से बहुत पहले। और हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में ही एक से अधिक पत्नियां रखने का रिवाज था। एक से अधिक पत्नियां वह रख सकते थे। ठीक है, और जो सती थी, सती में क्या होता था, पत्नी को जब मृत्यु के घाट अपने पति की चिता के साथ जब जला दिया जाता था, उसे महामंडित किया जाता था कि वह सती हुई है। लेकिन अलग अन्य शब्दों में अगर हम देखें तो वह उसे जबरन ही मारा जाता था। समाज में केवल महिलाओं और पुरुषों के बीच ही अंतर नहीं था, अधिकतर क्षेत्रों में लोग जातियों में विभक्त थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय स्वयं को ऊंची जाति का समझते थे। इसके बाद का स्थान व्यापार और महाजनी से संबंधित जातियों, जिन्हें प्रायः वैश्य कहते थे, का होता था। सबसे पहले किसका स्थान था समाज में जातियों के हिसाब से? सबसे पहले ऊंची जाति थी ब्राह्मण, फिर होती थी आपकी कौन सी जाति? क्षत्रिय। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को श्रेष्ठ ऊंची जातियों में गिनते थे। उसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य जो महाजनी का काम करते थे, व्यापार करते थे, उन्हें बच्चों वैश्य बोलते थे। ठीक है, फिर कुम्हार, बुनकर और काश्तकार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहते थे। अब कौन थे शूद्र बच्चों? जो चौथा तबका था समाज का जिसे शूद्र कहते थे, उसमें बुनकर आते थे, कुम्हार आते थे, काश्तकार आते थे, दस्तकार आते थे। ये सभी कौन सी श्रेणी में थे बच्चों? शूद्र की श्रेणी में गिना जाता था इनको। अंत में वे जातियां आती थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी अथवा ऐसे कार्य करती थी जो ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य समझते थे। मतलब ये ऐसी जाति, ऐसी सफाई करने वाली जातियां थी बच्चों जो समाज में, शहर में, गांव में हर जगह सफाई का काम करती थी। ठीक है, और जिन कार्यों को करने में जो ऊंची जाति वाले व्यक्ति हैं वो से उन कार्यों को दूषित समझते थे, ये सभी कार्य वह ये जाति करती थी। अर्थात ऐसे काम धंधे जिनके कारण उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऐसे काम करते थे वह जिनकी जाति उस काम को करने से भ्रष्ट हो जाती थी। ठीक है, ऊंची जातियों के लोग निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानते थे। क्या बोलते थे बच्चों इनको? इनको अछूत नामक शब्द से संबोधित करते थे। इन लोगों का सवर्ण जातियों के प्रयोग वाले कुओं से पानी निकालना, मंदिरों में प्रवेश करना अथवा ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाना वर्जित था। उन्हें निम्न दर्जे के लोग समझा जाता था। वह बच्चों जो सामाजिक कुआं हैं या उच्च दर्जे वाले, अब बड़ी जातियों के कुएं हैं, तालाब है, नदी घाटी है, घाट है, उन सब पर जाना उनका वर्जित था। उन सब से वे पानी नहीं ले सकते थे और उन्हें निम्न दर्जे के लोग के नाम से जानते थे। ठीक है, जो सफाई का काम करते थे, उन्होंने अपनी सफाई करके अपनी जातियों का जो धर्म था, अपनी जाति थी, उसको तोड़ दिया था, उसको भंग कर दिया था। ठीक है, मंदिरों में प्रवेश करना भी उनका वर्जित था, मतलब अलाउड नहीं था बच्चों, और कुओं से पानी निकाल भी वह नहीं सकते थे। ठीक है, क्योंकि वह निचली जातियों में गिने जाते थे। ठीक है बच्चों, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान इनमें से बहुत से कायदे, कानून एवं दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलते चले गए। चलिए देखते हैं कि ये सब किस प्रकार हुआ। अब बच्चों आइए देखते हैं जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान में से बहुत से जो कायदे कानून है और जो दृष्टिकोण है, विचारशील विचारधारा है, ये सब क्या हुई, धीरे धीरे बदलते हुए चले गए। आइए देखते हैं किस प्रकार इनमें बदलाव आया। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर सुधारकों की संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिफॉर्मर्स। तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक 10 वर्षों में कुछ शिक्षित भारतीयों ने यह महसूस किया कि भारत की प्रगति सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वास के कारण रुकी हुई है। इसीलिए इनमें सुधार करने के लिए उन्हें संस्थाएं स्थापित की।
ठीक है, उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने इन सब सुधारों को करने के लिए संस्थाएं स्थापित की, क्योंकि यह पता चल पाया बच्चों कि जो हमारे भारतीय समाज है, हमारे भारतीय समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने भी अंधविश्वास है और बहुत सारी जटिलताएं हैं, उनको अगर समाज से नहीं हटाया गया तो भारत का सामाजिक विकास तो होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इनको हटाने के लिए, इन कुरीतियों को मिटाने के लिए बच्चों उन्होंने संस्थाएं स्थापित की। किन्होंने बच्चों, जो समाज सुधारक थे उन्होंने। आइए इस समय में हुए कुछ सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों अब हम जानने वाले हैं कुछ सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के बारे में, जिन्होंने इन सुधारों के बारे में बात की और कदम उठाया है। तो इन सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के संचालक सुधारक ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है और अलीगढ़ आंदोलन इत्यादि थे। तो बच्चों ये कुछ ऐसे धार्मिक आंदोलन है जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को और जो बहुत सारे रूढ़िवादिता है उनको समाप्त करने की कोशिश की। यहां देखिए अब परिवर्तन के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ चेंज। तो बच्चों किस तरीके से परिवर्तन का स्वरूप शुरू हुआ, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा, बाद में ब्रह्म समाज जिसका नाम पड़ा है, की स्थापना की थी। ठीक है, इनको समाज सुधारकों में सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर गिरा जाता है इनकी उपयोगिता, इनके जो योगदान है इनका बच्चों समाज के सुधार में, तो राजा राम मोहन राय का बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है। ठीक है, जिन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसका बाद में नाम क्या पड़ा था बच्चों, ब्रह्म समाज। इन्होंने स्त्रियों के स्तर को उठाने, महिला शिक्षा व बाल विवाह जैसी बुराइयों में सुधार किया। क्या क्या किया उन्होंने बच्चों, स्त्रियों का स्तर उठाने में, स्त्रियों को समाज में इज्जत दिलाने के लिए, बराबरी दिलाने के लिए काम किए और महिला शिक्षा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोक लगाया, महिला शिक्षा के लिए आवाज उठाई। ठीक है बच्चों, इन्होंने बाल विवाह का भी कड़ा विरोध किया कि जिसका बालपन में ही विवाह कर दिया जाता है वह बाल विवाह बच्चों की ग्रोथ को रोक देता है, उनके ज्ञान को सीमित कर देता है, उनका ध्यान शिक्षा से भटक जाता है। राजा राम मोहन राय ने बहु विवाह, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रखता था, का भी बड़ा विरोध किया। वे हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया, जो बहु विवाह जिसमें एक पति एक से अधिक पत्नियां रख सकता था, शादी कर सकता था कई, और जिसको उन्होंने नकारा, उनके खिलाफ आवाज उठाई राजा राम मोहन राय ने, और हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए वह लड़े। ठीक है, अब यहां देखिए ये चित्र आप देख पा रहे हैं बच्चों, यह चित्र है राजा राम मोहन रॉय का, जो एक सर्वोपरि समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किन्होंने की आर्य समाज की स्थापना बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब, 1875 में। अन्य कार्यों के साथ साथ इस संस्था ने विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु भी कार्य किया, मतलब जो विधवा हो गई थी उनके दोबारा से विवाह करने के लिए भी इन्होंने काम किया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यह चित्र है स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और विधवा पुनर्विवाह पर बहुत जोर दिया। आगे देखिए सत्य शोधक समाज यानी कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी। तो 1848 ईस्वी में ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने निम्न जातियों की लड़कियों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला। किसने खोला बच्चों, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने, कब, 1848 ईस्वी में। ठीक है, तो निम्न जाति की जो लड़कियां थी ना बच्चों, उनको तो शिक्षा से बिल्कुल वंचित कर दिया जाता था, तो उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों विद्यालय खोला। 1873 ईस्वी में ज्योतिराव गोविंदराव फूले को स्नेह से महात्मा फूले अथवा ज्योतिबा फूले कहा जाता था। अब जब उन्होंने ऐसे महान काम करने शुरू किए बच्चे, तो 1873 ईस्वी में क्या होता है कि ज्योतिराव गोविंदराव फूले को प्यार से क्या कहा जाता था, महात्मा फूले या फिर ज्योतिबा फूले कहा जाता था। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। क्या समाज उन्होंने स्थापना की थी बच्चों, इस समाज की, सत्य शोधक समाज। अब 1878 ईस्वी में कुंदुकरी वीर सलाईगम
ने राजमुंडरी संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने सभी व्यक्तियों की समानता, नारी शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह पर कार्य किया। क्या किया बच्चों? जो 1878 में जो बना था कुंदुकरी वीर सलाईगम ने राजमुंडरी संस्था की स्थापना की थी। किसने बच्चों? कंदुकरी वीर सलाईगम। अब किस समाज की स्थापना की थी, किस संगठन की स्थापना की थी बच्चों? तो राजमुंडरी संस्था की स्थापना की थी। और इस संस्था का काम क्या था? इस संस्था का काम था व्यक्तियों की समानता, नारी शिक्षा, विधवाओं के पुनर्विवाह पर काम करना। इस संस्था का क्या था? मुख्य लक्ष्य था। आप यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये किसका चित्र है? ये ज्योतिबा फूले का चित्र है, जिनका पूरा नाम क्या है? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है, आगे देखिए, प्रार्थना समाज, प्रेयर सोसाइटी। इसमें क्या है बच्चों? महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर ने मुंबई में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस संस्था ने जाति और छुआछूत, समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार, विधवा विवाह, हिंदू मुस्लिम एकता व आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया। क्या किया बच्चों? जो महादेव गोविंद रनाडे और उनके जो सहयोगी थे रामकृष्ण भंडारकर ने मुंबई में क्या किया बच्चों? प्रार्थना समाज की स्थापना की। कब? 1867 में। ठीक है, अब इस समाज का, इस संगठन का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था बच्चों जाति और छुआछूत को मिटाना, जाति भेदभाव को, छुआछूत को मिटाना, छूत अछूत के भेद को कम करना, समाज में जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो दशा, निम्न दशा है, उनको सुधारना, उनकी दशाओं में सुधार करना, और विधवा विवाह जैसे काम इस संस्था के क्या थे बच्चों? लक्ष्य थे। हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भी इसने, जो प्रार्थना समाज था, इसने बहुत काम किया। ठीक है, और आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में भी मदद की। आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ये जो चित्र है, ये अन्य समाज सुधारक है हमारे, जिनका नाम हमने अभी पढ़ा था बच्चों, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, आगे देखिए, वेद समाज, जिसको इंग्लिश में हम वेद समाज कहते हैं। तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 1864 ईस्वी में। कहा? मद्रास में। ठीक है, और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, इसके प्रमुख नेता चंबती श्रद्धालु नायडू थे। यह ब्रह्म समाज के विचारों पर आधारित था। इस संस्था ने जाति प्रथा के विरुद्ध कार्य किया। इसने महिला शिक्षा व विधवा विवाह के प्रति भी कार्य किया। अब देखिए बच्चों, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? चंबती श्रद्धालु नायडू थे। ब्रह्म समाज के विचारों पर आधारित था। ये जो हमारा वेद समाज है ना, ये किसको फॉलो करता था? ये फॉलो करता था ब्रह्म समाज को। ठीक है, इस जाति प्रथा को भी नकारा, और जो महिला पुनर्विवाह यानी विधवा विवाह, उसको भी बढ़ावा दिया। ठीक है, और समाज की प्रगति के लिए बहुत सारे कार्य किए। आइए आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन। अब रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते हैं बच्चों। स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक व धार्मिक सुधारों के लिए 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसने स्थापना की बच्चों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी बच्चों? 1897 में की थी। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। तो बच्चों, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो काली माता के क्या थे? अनन्य भक्त थे। और उन्हीं की भक्ति को, उन्हीं की जो उदारता है, उनका एकाग्रता को ध्यान में रखकर, देखते हुए, उनसे प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर विवेकानंद ने उन्हें अपना गुरु माना था। अब आगे देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये चित्र है स्वामी विवेकानंद का। आगे देखिए, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर अन्य समाज सुधारक थे, जिन्होंने नारी स्थिति में सुधार के लिए कार्य किए। मतलब महिलाओं की जो समाज में दयनीय स्थिति थी, उसको सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। ठीक है, इन्होंने 1856 ईस्वी में विधवा विवाह कानून लागू कराया। कौन सा कानून बच्चों? 1856 में विधवा विवाह। मतलब जो जिन कम उम्र में जिनकी पतियों की मृत्यु हो गई, उनको फिर से पुनः जिंदगी जीने के लिए अवसर प्रदान किए जाने के पक्ष में आवाज उठाई। इन्होंने 1856 ईस्वी में कोलकाता में हुए विधवा विवाह
समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब कलकत्ता में 1856 में क्या हुआ था बच्चों, विधवा विवाह समारोह हुआ था, इसमें विधवाओं का पुनः विवाह कराया जा रहा था। इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, भाग लिया। ठीक है, किन्होंने बच्चों, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है बच्चों, इन्होंने नारी शिक्षा का विस्तार करने में भी कठिन परिश्रम किया। क्या किया इन्होंने बच्चों, जो नारी शिक्षा थी यानी कि महिला शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कठिन परिश्रम किया। ये लॉर्ड ट्रिंकवाटर के बहुत करीब थे, जिन्होंने 1849 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की थी। किसने बच्चों, लॉर्ड ट्रिंकवाटर ने। ठीक है, और कब हुई थी बच्चों, 1849 में। ठीक है, 1855 ईस्वी में जब उन्होंने विद्यालयों का मुख्य इंस्पेक्टर बनाया गया, तब उन्होंने अनेक महिला विद्यालय खुलवाए। जब 1855 में क्या हुआ बच्चों, जब वो क्या बने, वो बने विद्यालयों के मुख्य इंस्पेक्टर। जब वो विद्यालयों के मुख्य इंस्पेक्टर बने तो उन्होंने क्या किया, अनेक महिला विद्यालय खुलवाए जिसमें महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ब्रिटिश अधिकारी इससे सहमत नहीं थे और इस कारण उन्हें इस पद से अपना त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि यह ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनमें उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई और उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह चित्र है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जो अन्य हमारे समाज सुधारक हैं। आगे देखिए, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय के समर्थक एवं सहायक थे, उनके हेल्पर भी रहे और उनके अनुयायी भी रहे। तो ये पर्दा प्रथा के विरुद्ध थे। केशव चंद्र सेन ने क्या किया बच्चों, पर्दा प्रथा को नकारा। इन्होंने अंतरजातीय विवाह में भाग लेना आरंभ किया, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। एक जाति का दूसरी जाति में विवाह होना, इन्होंने उसके लिए आवाज उठाई। और बच्चों, उन्होंने जो पर्दा प्रथा होती है, जो घूंघट प्रथा है, उसके लिए भी विरोध किया। ठीक है, आगे देखते हैं दादा भाई नौरोजी। वह एक समाज सुधारक थे। उनका कार्य क्षेत्र बंबई, जो कि अब मुंबई था, वे नारी स्थिति के कानून अधिकारों व पारसियों के पुनर्विवाह के लिए लड़े। कौन बच्चों, दादा भाई नौरोजी। वो क्या थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने कहां पर अपना सबसे ज्यादा कार्य में अपना योगदान दिया, बंबई क्षेत्र में। ठीक है, जिसको अब हम मुंबई बोलते हैं। वह नारी स्थिति की जो महिलाओं की अवस्था थी, दशा थी, उनके लिए बच्चों अधिकारों की मांग की और पारसियों के पुनर्विवाह, जो पारसी लोगों के पुनर्विवाह के लिए भी आवाज उठाई। स्त्रियां और समाज सुधारक, विमेन एंड सोशल रिफॉर्मर्स। तो बच्चों, उस समय समाज सुधारकों ने यह महसूस किया कि बिना स्त्रियों की स्थिति में सुधार के समाज में कोई सुधार संभव नहीं है। अगर स्त्रियां थी, उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा तो समाज में सुधार होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि स्त्रियां ही समाज का आधार होती हैं। समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, इसलिए नारी स्थिति में समाज सुधारकों की दृष्टि में प्रमुख लक्ष्य था, क्योंकि उनकी जो स्त्रियां थी, सामाजिक स्त्रियां, उनकी स्थिति अत्यंत खराब थी। इसीलिए बच्चों, समाज सुधारकों का लक्ष्य क्या था कि नारी की स्थिति में सुधार लाना। स्त्रियों की स्थिति सुधारने की प्रक्रिया में बहुत सी सामाजिक बुराइयां छिपी थी। बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं वह व्याप्त थी। ठीक है, ये सामाजिक बुराइयां थी, कौन कौन सी थी बच्चों, तो ये है विधवाओं को जलाना, अर्थात सती प्रथा। ये एक कुरीति, एक बुराई थी। विधवाओं की दयनीय स्थिति, उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी ना होना। बाल विवाह यानी कि बचपन में विवाह हो जाना। पर्दा प्रथा यानी कि घूंघट करना। नवजात शिशु हत्या, जन्म से पहले ही कन्या भ्रूण हत्या, ये भी बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा खतरनाक क्या थी बच्चों, कुरीतियां थी। बहुविवाह, जिसमें एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रख सकता था, यह भी एक बहुत ज्यादा बड़ी कुरीति थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध। जो सती प्रथा थी उस पर प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जाता था। सती प्रथा हमारे समाज की सबसे भयानक कुरीति थी। इसमें विधवा स्त्री को अपने पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, जैसे मैंने अभी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आपको बताया था। इस प्रथा का सर्वप्रथम खंडन करने वाले राजा राम मोहन रॉय थे। सबसे पहले इस प्रथा का किसने विरोध किया था बच्चों, सबसे पहले इस प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय ने किया था।
उन्होंने ही इसे इसके विरुद्ध आवाज उठाई। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। किसने बच्चों? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, अब बंगाल में लगाया सबसे पहले इन्होंने। ठीक है, किसमें बच्चों? जो सती प्रथा थी ना, उस पर प्रतिबंध लगाया और 1829 ईस्वी में इसे रोकने के लिए एक कानून बनाया। 1829 ईस्वी में क्या इसको रोकने के लिए, सती प्रथा पर पूरा पूरा रोक लगाने के लिए क्या किया? कानून बनाया गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं बच्चों, यह सती प्रथा, ये चित्र सती प्रथा को दर्शा रहे हैं। किस प्रकार अपने पति की शव के साथ जीवित महिला को भी जला दिया जाता था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, विधवाओं के जीवन में परिवर्तन, चेंज इन द लाइव्स ऑफ विडोज। जो विधवा लोग थे बच्चों, भारतीय 200 साल उस समय पहले, उस समय काल में जब भारत इस अवस्था में था, 19वीं शताब्दी में था, तो विधवाओं का हाल बहुत खराब था बच्चों, उनका जीवन नरक से खराब था। 19वीं शताब्दी में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी, वे किसी भी सामाजिक समारोह में भाग नहीं ले सकती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए धर्म युद्ध लड़ा। क्या किया उन्होंने? धर्म युद्ध लड़ा कि महिलाओं को भी, विधवा महिलाओं की भी को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए समाज में। उनके प्रयासों से क्या हुआ बच्चों? 1856 ईस्वी में विधवा विवाह कानून पारित हुआ। इस कानून के अंतर्गत विधवा का दोबारा से विवाह किया जा सकता था, जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह की आज्ञा दी गई। 1855 ईस्वी से 1860 ईस्वी के बीच 25 विधवाओं का पुनर्विवाह, यानी कि 25 विधवाओं का विवाह फिर से कराया गया। ठीक है, नारी स्थिति में सुधार, जो नारी की स्थिति थी, कंडीशन थी, उसमें सुधार किस प्रकार आया? तो इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो धीरे धीरे स्त्रियां सारे सामाजिक बंधन तोड़कर समाज का एक मुख्य अंग बन गई, मतलब उनकी स्थिति सुधरी, वे सामाजिक समारोहों में भी भाग लेने लगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अखिल भारतीय मंच का आरंभ सन 1927 ईस्वी में किया गया। मतलब अब देखो, जो स्त्रियों ने क्या अपनी स्थिति में सुधार लाते जाते, जो स्वतंत्रता संग्राम था हमारे भारत की आजादी का, उसमें स्त्रियों ने भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और जो अखिल भारतीय मंच था, उसका आरंभ बच्चों 1927 ईस्वी में किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों ने समानता के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ बच्चों? स्त्रियों ने क्या किया? समानता के विरुद्ध संघर्ष किया। सरकार ने पुरुषों और स्त्रियों को समान समझा और उन्हें पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया। यानी कि सरकार ने क्या किया बच्चों? स्त्रियों को और पुरुषों को समान समझा और स्त्रियों को अपने पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी लेने का भी हक दिया। लड़कियों का स्कूल गमन, अब लड़कियों ने स्कूल या विद्यालय जाना कैसे शुरू किया? तो गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। 19वीं शताब्दी में लड़कियों को स्कूल जाने से वंचित रखा जाता था। कुछ व्यक्तियों का मानना था कि जो लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं उनकी शादी नहीं होती, ये एक मिथ था बच्चों। अन्यों का मानना था कि पढ़ी लिखी लड़की के पति की जवानी में ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन समाज सुधारकों का मानना था कि शिक्षा सही जीवन का आधार होती है, और जो कि बच्चों बहुत सत्य चीज है कि बच्चों अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपका जीवन भी उतना अच्छा नहीं होगा। आप अंधविश्वास में, कुरीतियों में और अंधकार में ही खोए रहेंगे। तो बच्चों क्या क्या मिथ थे? यह मिथ था कि अगर लड़की ज्यादा पढ़ जाती है उसके पति की जवानी में ही मृत्यु हो जाती है, और यह भी था कि पढ़ी लिखी लड़की क्या हो जाती है बच्चों? उनकी शादी ही नहीं होती है। यह भी एक मिथ फैला हुआ था। तो नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और ईश्वर चंद्र विद्यासागर महान वकील थे। इन तीनों ने मिलकर के जो नारी शिक्षा है उसके लिए पुरजोर आवाज उठाई। ज्योतिबा फुले ने निम्न जातियों की लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोला। किसके लिए बच्चों? जो छोटी जातियों से लड़कियां आती थी उनके लिए स्कूल खोले। विद्यासागर ने भी लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल खुलवाए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, लॉर्ड ट्रिंक वाटर ने कोलकाता में 1849 ईस्वी में लड़कियों का प्रथम विद्यालय खुलवाया। कंदुकरी वीर सलाई गम ने दक्षिण में लड़कियों की शिक्षा पर कार्य किया। किसने? कंदुकरी वीर सलाई गम ने क्या दक्षिण में
जो स्त्री शिक्षा है उसको प्रचार प्रसार किया उसका, स्त्री शिक्षा का, और स्त्रियों को शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। देखिए बच्चों आगे, बाल विवाह के विरुद्ध कानून। जो बाल विवाह था, बच्चों का जब विवाह किया जाता था उसके अगेंस्ट क्या है कानून? लॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। हिंदू स्त्रियों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उनका विवाह बहुत ही कम आयु में कर दिया जाता था। यह रिवाज गरीब वर्ग में ही नहीं बल्कि उच्च वर्ग में भी अधिक था। बच्चों का विवाह उनकी बाल्यावस्था में ही कर दिया जाता था। समाज सुधारकों ने इस बुराई को समाप्त करने के लिए अनेक संघर्ष किए। 1929 ईस्वी में बाल विवाह विरोधी कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत लड़कियों के विवाह निम्नतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष रखी गई। अब बच्चों, जो ये बच्चे मतलब सेफ्टी पर्पज से समाज में, क्योंकि लड़कियों को सेफ रखना जरूरी था, इसके लिए स्त्रियों को उनके जीवन को, हिंदू स्पेशली जो हिंदू स्त्रियां थी उनके जीवन को, हिंदू बालिकाओं उनको सुरक्षित रखने के लिए उनका जल्द ही विवाह कर दिया जाता था। ये नहीं कि केवल गरीब वर्ग में ही, अमीर वर्ग में भी यही हाल था, लड़कियों का बहुत जल्दी विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, अब समाज सुधारकों ने इसके लिए बहुत कड़े संघर्ष किए और इस कुरीति को मिटा देने के लिए पुरजोर संघर्ष किया। अब 1929 ईस्वी में बाल विवाह विरोधी कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत विवाह की जो उम्र है लड़कियों की होगी बच्चों 18 वर्ष और पुरुषों की होगी, यानी कि जो लड़के हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष निर्धारित की गई। जाति प्रथा यानी कि कास्ट सिस्टम। उन दिनों जाति प्रथा भी समाज में फैली एक घातक बुराई थी जो समाज की उन्नति में एक मुख्य बाधा थी। हिंदू समाज जातियों व उपजातियों में बटा हुआ था। जो हिंदू समाज था बच्चों हमारा जातियों में, और जातियों की भी उपजातियों में हमारा समाज बटा हुआ था, यानी कि जातिवाद के चंगुल में पूरी तरीके से फंसा हुआ था। अब जिसमें निम्न जाति की व्यक्तियों को गांव के कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था और ना ही उन्हें मंदिर व अन्य स्थानों पर प्रवेश करने दिया जाता था। मतलब कुएं से जो निम्न जाति की महिलाएं हैं, निम्न जाति के व्यक्ति हैं, ना तो कुएं से पानी भर सकते थे, ना ही मंदिरों में जा सकते थे, ना ही किसी सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते थे। समाज सुधारकों ने संपूर्ण देश में फैले लोगों के बीच इस मतभेद के कारण एक हानिकारक खतरे को महसूस किया कि अगर ये मतभेद खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा बच्चों? ये एक मतलब एक खतरनाक खतरे को महसूस करते हुए उन्होंने क्या किया? समाज सुधारकों ने समाज में फैली इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया। अब पूर्वी भारत को समझते हैं कि पूर्वी भारत में क्या चल रहा था बच्चों। तो पूर्वी भारत, देश के पूर्वी भाग में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहां पर बच्चों? पूर्वी भाग में, पूर्वी भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। सभी समाज के अनुयायियों को एक साथ पूजा करने का अधिकार दिया गया। मतलब सभी समाज के व्यक्ति एक साथ एक लाइन में एक मंदिर में खड़े होकर के एक छत के नीचे पूजा कर सकते हैं। उनके बाद समाज सुधारकों जैसे कि महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और स्वामी विवेकानंद ने उनके इस कार्य को क्या किया? आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद का उपदेश था कि जाति प्रथा एक क्या है? सामाजिक बुराई है और इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। क्या है? यह एक सामाजिक बुराई है और धर्म से कोई लेना देना इनका नहीं है। उनके अनुसार जाति से मनुष्य महान नहीं बनता, जाति से मनुष्य महान नहीं बनता है, बल्कि लेकिन उसके विचार उसे महान बनाते हैं। उन्होंने छुआछूत के मतभेद को दूर करने के लिए कहा कि कोई भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ छुआछूत की आज्ञा नहीं देता है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने उपदेश दिया। उनको उपदेश था कि जो जाति प्रथा है एक सामाजिक बुराई है, समाज को बढ़ने की जगह नीचे ले जाती है, डिग्रेड कर देती है। अब इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म, कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो क्या है? इंसान नहीं है या वह अछूत है। अब कोई भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ छुआछूत की आज्ञा तो नहीं देता है, ऐसा जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने समझाया है। पश्चिमी भारत देखते हैं, पूर्वी भारत में तो ये चल रहा था, पश्चिमी भारत में देखते हैं बच्चों। तो पश्चिमी भारत में महादेव गोविंद रनाडे और रामकृष्ण भंडारकर जैसे समाज सुधारकों ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की।
किसकी स्थापना बच्चों? प्रार्थना समाज के 1867 में। इन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत को समाज से दूर करने का कार्य किया। क्या किया उन्होंने बच्चों? जाति प्रथा हो गई और छुआछूत हो गई, समाज से उखाड़ फेंकने का कार्य किया। ठीक है बच्चों, इन्होंने स्त्रियों की समाज में स्थिति को उच्च करने, विधवा विवाह आदि इत्यादि पर भी कार्य किया, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था बच्चों। पश्चिमी भारत के अन्य समाज सुधारकों जैसे गोविंद राव फूले, गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवाड़ी, रामबाई रनाडे इत्यादि ने छुआछूत के उन्मूलन के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। 1873 ईस्वी में उन्होंने एक सामाजिक संगठन, जिसका नाम क्या था बच्चों? जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की क्या किया बच्चों? स्थापना की। ठीक है, इस संगठन के लोगों ने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए अनेक कार्य किए, जिससे जाति प्रथा को समाप्त किया जा सके, ऐसे कई कार्य किए, बहुत प्रयास किया कि जाति प्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सके। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यह चित्र है महादेव गोविंद रनाडे का। आगे देखिए दक्षिणी भारत। अब दक्षिणी भारत के समाचार देखते हैं तो ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर छबदी श्रद्धालु नायडू ने, तो छबदी श्रद्धालु नायडू है वो किससे प्रेरित हुए थे? ब्रह्म समाज से। उन्होंने 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। कौन समाज की बच्चों? वेद समाज की स्थापना की थी। इस संघ के सदस्यों ने क्या किया? जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए अनेक कार्य किए, जाति प्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सके इसके लिए उन्होंने मतलब अनेकों कार्य किए। उन्होंने हिंदू समाज में विधवा विवाह, नारी शिक्षा उन्मूलन के लिए भी अनेक कार्य किए, यानी कि समाज में जो नारी शिक्षा है, विधवा पुनर्विवाह है, ठीक है, इन सबको रोकने मतलब इन सबको बढ़ावा देने के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत सारे काम किए। नायडू ने ब्रह्म समाज के लेखों को तमिल व तेलुगु में अनुवाद किया। जो ब्रह्म समाज के जो लेख थे, जो सामाजिक कुरीतियों को उजागर करते थे, उनको खत्म करने के लिए प्रेरित करते थे, उन सारे जो लेख थे उनका किसमें ट्रांसलेशन किया बच्चों? उन्होंने तमिल और तेलुगु भाषा में उनका अनुवाद किया। ठीक है, ब्रह्म समाज के कई लेखों को। वेद समाज बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ब्रह्म समाज व प्रार्थना समाज की शाखाओं के साथ कार्य किया। ठीक है बच्चों, फिर ये एक ही यूनिट बन गए और साथ मिल करके काम किया। ठीक है, आगे देखिए छुआछूत के विरुद्ध युद्ध। वर्ष 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने देश के समाज को सुधारने की आवश्यकता महसूस की। वर्ष 1916 में उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब बच्चों? सन 1916 में। किसकी स्थापना की? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, गांधी जी ने, जिनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके दरवाजे प्रत्येक धर्म के व्यक्ति के लिए खोले गए। आश्रम के दरवाजे, जिसका नाम क्या था बच्चों? साबरमती आश्रम, गुजरात में स्थित है। उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाया। क्या किया बच्चों? छुआछूत को महात्मा गांधी ने भी जड़ से मिटा देने के लिए कई आंदोलन चलाए राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, उन्होंने सभी अछूत व्यक्तियों को हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे का नाम दिया। अब सभी अछूतों को क्या बोला उन्होंने? सभी अछूतों को हरिजन नामक नाम दिया, क्योंकि हरिजन का मतलब होता है बच्चों हरि के बच्चे। ठीक है, जिनको कोई अछूत नहीं कह सकता है। तो छुआछूत को खत्म करने के लिए ही उन्होंने उन लोगों को, अछूत लोगों को हरिजन का नाम दिया था। उन्होंने अधिक भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। जो अधिक भारतीय छुआछूत एक लीग था, विरोधी लीग था, जिनकी उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का चित्र है। आगे देखिए भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका नाम क्या था बच्चों? पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर राष्ट्र विख्यात और छुआछूत दलित आंदोलन के नेता थे। वे अछूतों के लिए लड़े और छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया। अछूतों के लिए लड़े क्योंकि समाज में उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता था। सार्वजनिक स्थल में उनको आना जाना वंचित, किसी धार्मिक कार्य में वंचित, मंदिर में वंचित,
पानी नहीं भर सकते थे, कुएं तालाब में नहीं जा सकते थे, तो उनकी बहुत दयनीय दशा थी। और उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने बच्चों छुआछूत दलित समाज का सहयोग किया। ठीक है, छुआछूत को समाप्त करने के सभी प्रयास किए। 1950 ईस्वी में भारत के संविधान ने छुआछूत के उन्मूलन की घोषणा की। कब बच्चों, 1950 ईस्वी में, जब बच्चों हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। और उसमें यह लिखित था, एकदम क्लियर लिखित था बच्चों, कि संविधान, हमारा संविधान किसी भी प्रकार से छुआछूत और भेदभाव को संबोधित नहीं करता है, उसका सहयोग नहीं करता है। तो छुआछूत क्या है, संविधान के समक्ष एक अपराध माना गया है। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यह चित्र है भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, जिन्होंने छुआछूत उन्मूलन में क्या किया, मदद की और भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए पाठ के बाद कुछ पाठ के बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। तो सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी स्त्री था। सती को क्या नाम से जानते थे उस समय, जब पति के साथ उनकी जिंदा पत्नी को भी जलाते थे, तो सती के नाम पर वह कहते थे कि वह सदाचारी स्त्री है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, जिसको ब्रह्म सभा थी पहले और बाद में क्या नाम पड़ा उसका, ब्रह्म समाज पड़ा, उनकी स्थापना की थी। किसने बच्चों, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी, जिसके आज आपको स्कूल भी देखने को मिलते हैं, मंदिर भी देखने को मिलते हैं, और इसमें अभी भी सामाजिक सभाएं होती रहती हैं। वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 ईस्वी में की गई थी। किसकी, वेद समाज की स्थापना। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर अन्य समाज सुधारक थे, जिन्होंने नारी स्थिति में सुधार लाने के लिए कड़े प्रयत्न किए। दादा भाई नौरोजी एक समाज सुधारक थे। दादा भाई नौरोजी कौन थे बच्चों, वह भी एक समाज सुधारक थे। हिंदू स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए उनका विवाह बहुत कम आयु में कर दिया जाता था, ताकि कहीं उसका कोई अपहरण ना कर दे, कोई उनको उठा करके न ले जाए, या कोई उन पर कोई गलत नजर न डाले। इसीलिए बच्चों हिंदू जो महिलाएं थी, हिंदू स्त्रियां और बच्चियां थी, उनका विवाह उनकी सेफ्टी के लिए जल्दी कर दिया जाता था, जो कि बाल विवाह होता था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर राष्ट्र विख्यात और छुआछूत दलित आंदोलन के नेता थे, मतलब दलितों के मसीहा कहे जाते थे। वह स्वयं भी एक दलित परिवार से आते थे बच्चों, और उन्होंने छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया था, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और वो कामयाब भी हुए। और उन्होंने संविधान में या कानून के तौर पर निर्मित करवा दिया कि छुआछूत क्या एक संवैधानिक अपराध है। तो चलिए बच्चों, ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सारी जानकारी और समाज सुधारकों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। उन्होंने क्या क्या भारत में योगदान दिया है और किस तरीके से भारतीय समाज को सुधारा है, आप समझ पाए होंगे। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए।